अब जल्दी चल यार, हम ऑलरेडी आधे घंटे लेट हैं। कृति परेशान लहजे में बोली। ध्वनि से रिलाकर वो गिलास वहीं टेबल पर रख अपना पर्स उठाते हुए नीवी से बोली, मम्मा शाम तक आ जाएंगी। अपनी शरारतों से नानू नानी को परेशान मत करना। मम्मा, मैं मामी के साथ जाऊंगी। नीवी बड़ी सी मुस्कुराहट लिए बोली। ध्वनि राशि की तरफ अपना रुख करती है। राशि पहले तो नीवी की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही ध्वनि की नज़रें खुद पर महसूस हुई तो हड़बड़ा गई। वो जबरदस्ती की लंबी सी मुस्कुराहट लिए कहती है, दीदी, वो वहाँ कुछ नहीं करती, एकदम शांत बच्ची की तरह एक जगह बैठी रहती है। ये और शांत रहने दो, मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों पार्लर में क्या करते हो। ध्वनि राशि को और निधि को घूरते हुए बोली। अब चल भी, अभी ही सबकी क्लास लगानी है। कृति उसका हाथ पकड़ खींचते हुए ले गई। निधि उन दोनों को देखकर खिलखिला उठी। ध्वनि के जाने के बाद राशि चैन की सांस लेती है। दरअसल राशि पार्लर चलाती थी, जो कम ही समय में काफ़ी फेमस हो गया था, जिसकी वजह उसकी मेहनत और स्किल्स थी। उसे हमेशा से ये फील्ड काफ़ी पसंद था। मुंबई में सबसे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के अंडर उसने ट्रेनिंग ली थी। इसी के कारण यहाँ उत्तराखंड में, जहाँ वो रहती थी और जहाँ पार्लर था, वहाँ उसका बहुत नाम हो गया था। क्योंकि किसी के पास उतनी फैसिलिटी और स्किल्स नहीं थे जितना उसके पास मौजूद थे। अब तो उसका बहुत बड़ा सा पार्लर था। उसके अंदर कम से कम 10 लोग काम कर रहे थे। बाहर फंक्शन में अब उसे ही काम दिया जाता था। नीवी को भी राशि की तरह ही इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो कभी कभार उसके साथ पार्लर जाया करती थी, जहाँ जाकर उसकी खुशी देखते ही बनती थी। वहाँ काम करने वाली सारी लड़कियाँ भी उसे देखकर बेहद खुश हो जाया करती थी। राशि उसके सामने मेकअप किट खोल कर रख देती थी। फिर तो निवी पूरे दिन खुद का मेकअप करते हुए ही गुजारा करती थी। उसके चेहरे पर बिखरा हुआ अजीबोगरीब मेकअप उसे फनी के साथ साथ बहुत क्यूट भी बनाता था। तब राशि उसकी फोटो जरूर लिया करती थी। ध्वनि को यह बात नहीं बताई जाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निवी बचपन से मेकअप अपने चेहरे पर लगाए। इससे उसकी स्किन खराब हो सकती थी। इसलिए उसके ऐसे घूरने पर राशि हड़बड़ा गई थी। लेकिन ध्वनि तो ध्वनि थी, उसे सब पता रहता था। मामी जल्दी चलो, नीवी खुशी से उछलते हुए बोली। पहले नाश्ता तो कर लेने दो सबको, आद्या जी उसकी बात पर कहती हैं। मुझे अब कुछ नहीं खाना। अच्छा बाबा, तुम मत खाना, बाकी सबको तो खाने दो। तब तक मैं क्या करूं? वो कमर पर हाथ टिकाकर मासूमियत से बोली। आप तब तक मामा के साथ बातें कीजिए, धीर उसको गोद में बिठाते हुए बोला। राशि और आद्या जी नाश्ता लगाने चली गईं। मुंबई, किसी के जाने की वजह से किसी और की जिंदगी नहीं रुकती। इस तरफ राजवंशी परिवार भी अब संभल गया था। हालांकि अब उस घर में वो पहले वाली बात नहीं रही थी। भले ही मुंबई में उनका रुतबा पहले की तरह ही कायम था, लेकिन उनके घर में अब हर समय अजीब सी उदासी पसरी हुई रहती थी। इन सबका सबसे गहरा असर शिवानी जी पर पड़ा था। उनका चेहरा पूरी तरह उतर गया था। पहले से काफी पतली सी दिख रही थी। कुछ समय से काफी बीमार थी। आराज तो पहले से ही कम बोलने वाला था, लेकिन इन कुछ सालों में वो उन सबसे कुछ ज्यादा ही दूर हो गया था। एक घर में रहने के बावजूद कोई समझ ही नहीं पाता था कि वो कब आया और कब गया। वहीं अमित भी अब यार इंडस्ट्री में अच्छे पद पर था। वो तो पहले जैसा हंसने हंसाने वाला अमित रहा ही नहीं था। अपने गम को भुलाने के लिए उसने भी आराज की तरह काम को चुना था, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो अब तक अपना अच्छा खासा नाम बना चुका था। इन सालों में कई डील्स उसने हैंडल की थी और बहुत अच्छी तरह से काम पूरा किया था। रचना जी भी वापस नहीं गई। उस वक्त घर को उनकी जरूरत थी। अनीता जी की तबीयत भी बिगड़ चुकी थी। एक तरह से घर की जिम्मेदारी अब उन पर ही आ गई थी। कामनी जी भी उनकी हेल्प किया करती थी। हमेशा की तरह आरास अपने कैबिन में सीरियस फेस बनाए लैपटॉप पर अपनी उंगलियां थिरका रहा था। पूरे कैबिन में सिर्फ खिटपिट की आवाज गूंज रही थी, जिसे तोड़ते हुए आरास का फोन बजा। उसने एक नजर टेबल पर रखे फोन को देखा। विवेक फ्लैश होता देखकर वो कॉल पिक करता है। हाँ, क्या कर रहा है? सामने से कैजुअल सा क्वेश्चन आया, लेकिन उसका सवाल सुनकर आरास के एक्सप्रेशन बिगड़े। लंच बना रहा हूँ। वाट? विवेक जो अपने केबिन में बैठा पानी पी रहा था, वो उसके मुंह से बाहर आ गया। आरांस उखड़ते हुए लहजे में कहता है, देख तू फ्री बैठा होगा, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आइंदा से टाइम पास करने के लिए मुझे कॉल मत करना। वो कॉल कट करने को हुआ,
सुन सुन, विवेक जल्दी से बोला। आरांश वापस फोन कान के पास करता है। विवेक कॉल न कटा देखकर राहत की सांस लेकर कहता है, वो आबिद की जिद है तो मैं फैमिली ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। तो कर, मुझे क्या मुहूर्त निकालना है? वो बोरियत से बोला। विवेक चिढ़ते हुए कहता है, नहीं भाई, मैंने तुझे फैमिली ट्रिप पर इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। फैमिली तेरी तो मैं आकर क्या करूँगा? तू हम सबको अपनी फैमिली नहीं मानता? विवेक हल्की सी नाराजगी वाले लहजे में कहता है। अपना इमोशनल ड्रामा बंद कर, मैं नहीं आ रहा। आरांश वापस कॉल कट करने को हुआ। अपने लिए ना सही, अमित के लिए ही चलना। विवेक की बात ने आरांश को वापस कॉल कट करने से रोक दिया। वो सीरियस लहजे में पूछता है, अब इसमें अमित का क्या लेना देना? तू तो जानता है वो इश्क में किस हद तक बर्बाद हो गया है। पहले क्या था और अब क्या है? वो अब तुझे फॉलो करता है। जब तक तू नहीं चलेगा तब तक वो भी नहीं चलेगा। हो सकता है वहां जाकर वो थोड़ा रिलीफ महसूस करे। आराज के एक्सप्रेशन गंभीर थे। कुछ सोचते हुए वो सर हिलाकर कहता है, फाइन। उसका एक शब्द फाइन सुनकर विवेक को इतनी खुशी हुई जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। उसका मन उछल उछल कर नाचने को कर रहा था, लेकिन खुद के इमोशंस को कंट्रोल में करके वो फिलहाल आराम से एक्साइटेड लहजे में कहता है, एक हफ्ते की ट्रिप है, हम इस सैटरडे को निकलेंगे। ओके प्लीज। उत्तराखंड? विवेक मुस्कुराते हुए बोला। आरंस हाँ कहकर कॉल कट करता है। अमित अपने एक हाथ से सर पकड़कर बैठा हुआ था। इस वक्त हॉल में सिर्फ रचना जी और कामनी जी बैठी हुई थी। कामनी जी अपनी आंखों में चमक लिए सामने टेबल पर पड़ी लड़कियों की फोटो निहार रही थी। सामने पूरे टेबल पर अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें एक रॉ में रखी हुई थी। इतनी सारी तस्वीरें थी कि पूरा टेबल ढका हुआ था। देख ना, तेरे लिए इतनी सारी लड़कियां ढूंढी हैं मैंने। सब हमारे रुतबे से मेल खाते परिवार से भी हैं और सुंदर भी, तेरे स्टैंडर्ड की भी हैं। तेरे साथ इन सब में से किसी की भी जोड़ी अच्छी जमेगी। तू अब जल्दी से इनमें से एक पसंद कर ले, मैं जल्दी से बात चलाती हूँ। कामनी जी आंखों में खुशी की चमक लिए मुस्कुराते हुए बोली। अमित उन सब पर एक उचटती हुई सी नजर डालकर परेशान लहजे में कहता है, मम कितनी बार कहूँ आपसे, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं करेगा? तू क्यों उस धोखेबाज लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? वो तो तेरे स्टैंडर्ड की भी नहीं है और ना ही हमारे खानदान के रुतबे से मैच खाती है। उसे गए 4 साल हो गए हैं। अब तक तो वो किसी से शादी करके बच्चे भी पैदा कर चुकी होगी। कामनी जी अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोली। इनफ मॉम। उनकी बात सुनकर गुस्से से टेबल की सारी फोटो एक झटके में फेंकते हुए उठकर खड़ा हुआ। आप उसके बारे में अब कोई बात नहीं करेंगी और मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी। अगर एक बार और आपने मेरे सामने इसका नाम लिया तो मैं उसी वक्त घर छोड़कर चला जाऊंगा। वो आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए कहता है और पलटकर तेज कदमों से ऊपर जाने लगता है। कामनी जी आंखों में आंसू लिए चीखते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं ही तेरी दुश्मन हूं ना। अरे सभी की तरह मेरे भी ख्वाब हैं कि मेरी बहू आए, मेरी गोद में पोते पोती खेले। वो बोलती रह गई, लेकिन अमित पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कमरे में जाकर इतनी जोर का दरवाजा बंद करता है कि नीचे चिल्ला रही कामनी जी डरकर एकदम शांत हो गई। रचना जी जो वहीं बैठी कॉफी पी रही थी, वो खाली कप टेबल पर रखते हुए बोली, मैंने कहा था ना, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। कितना और वक्त दूं दीदी? 4 साल निकल चुके हैं। उसके सारे दोस्तों ने शादी कर ली है, कुछ के तो बच्चे भी हो गए। कामनी जी हताश सी सोफे पर बैठते हुए सर पकड़कर बोली। रचना जी उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, वक्त का मरहम हर जख्म भर देता है। कुछ जख्म गहरे होते हैं जिन्हें भरने में वक्त ज्यादा लगता है। भगवान हर किसी की जोड़ी बनाकर ही भेजते हैं। उसकी भी जोड़ी बनी ही होगी, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरह शिवानी जी ऊपर रेलिंग पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। कामनी जी की चिल्लाहट सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आई थी। वो अमित के बंद कमरे को देखकर गहरी सांस भरकर उसका दरवाजा खटखटाती हैं। जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं होती तब वो दोबारा खटखटाती हैं। अमित खोलते हुए, मम कितनी बार कहूँ? लेकिन सामने शिवानी जी को देखकर उसका गुस्सा गायब हो गया। बड़ी मम आप अंदर आऊं? शिवानी जी उसके उतरे चेहरे को देखते हुए बोली। वो तुरंत दरवाजे से साइड हटते हुए कहता है, आइए ना। शिवानी जी अंदर आई। अमित भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। कुछ पल ठहरकर शिवानी जी पलटकर उसे देखते हुए कहती हैं, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? फिर आओ।
पहले की तरह मेरी गोद में सर रखकर अपनी शिकायतें करो। अमित उनकी बात पर थोड़ा इमोशनल सा हो गया। वो तुरंत उनके गले लग जाता है। शिवानी जी शांति से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। शिवानी जी बेड पर बैठी हुई थी और अमित का सर उनकी गोद में था। वो उसका सर सहलाते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। बड़ी मम, उसे मेरी याद नहीं आती होगी क्या? आती होगी, जरूर आती होगी। फिर वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया है। जब सही वक्त आएगा तब वो खुद ही वापस आ जाएगी। अमित कामनी जी की बात याद करते हुए बोला, अगर उसने सच में किसी और से शादी कर ली होगी तो? उसका दिल ये सोचकर कांप उठा। शिवानी जी उसे समझाते हुए कहती हैं, वो अगर आपसे प्यार करती है फिर क्यों किसी और से शादी करेगी? मैं इंतजार कर सकता हूँ लेकिन उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये कहते वक्त अमित की आंखों में हजार तरह के इमोशंस थे। उत्तराखंड, शाम का वक्त था। कृति अपने छोटे से घर में अपने लिए डिनर बना रही थी। वो वहाँ अकेली रहती थी, इसलिए उसने घर भी काफी छोटा सा ले रखा था। सिर्फ एक रूम, एक छोटा सा किचन और एक छोटा सा हॉल। उसका ध्यान पूरी तरह डिनर पर था। तभी स्लेब पर रखा उसका फोन गनगना उठा। वो फोन पर फ्लैश होते नाम को देखकर गहरी सांस भरकर कॉल उठाती है। जी कहिए। हाँ हाँ, मुझे याद है। आज 1 तारीख है। मैं कल रेंट दे दूंगी। कल मैं खुद आकर दे जाऊंगी। इतना कहकर वो कॉल कट करके मन बनाते हुए कहती है, हूँ भूसट बूढ़ा। हर 1 तारीख को ऐसे फोन करता है जैसे मैं उसके पैसे खा जाती हूँ। उसका बुनबुनाना अभी बंद भी नहीं हुआ था कि फोन एक बार फिर बजा। हाँ अम्मा। गैस ऑफ करके वो हॉल में सोफे पर पसर कर बैठ गई। कैसी हो बिटिया? हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? और बाकी सब? सब अच्छे भले हैं। तुमको बहुत याद करते हैं। अच्छा सुनो, हमने तुम्हारे खातिर एक और लड़का देखा है। कहाँ अम्मा, मना कर दिए ना तुमको? अभी शादी नहीं करनी हमको। अरे कैसे ना करेगी, शादी तो तुमको करना ही पड़ेगा। अब सुनो, वो लड़का वहाँ का ही है। कल तुमको उसे मिलने जाना है। अम्मा, ना कुछ ना सुनेंगे हम। कल उसे पहले मिल लो फिर बतियाते हैं। कृति कुछ कहती उससे पहले फोन कट गया और वो सर पकड़कर कहती है, ये अम्मा भी ना शादी की जिद पकड़कर बैठी हैं। क्या करूं अम्मा? इस तरफ धोनी हाल में बैठी हुई थी। आद्या जी किचन में डिनर बना रही थी। राशि उनकी हेल्प करवा रही थी। इतने सालों में एक चीज थी जो बिल्कुल नहीं बदली, वो थी धोनी की कुकिंग स्किल्स। उसे आज भी पोहे और चाय के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता था। नीवी ऊपर अपने कमरे में खेल रही थी। ध्वनि, धीर और धर्मेंद्र जी आपस में बात कर रहे थे। तभी घर के दरवाजे से कोई जानी पहचानी सी आवाज आई। हेलो गाइस। तीनों की गर्दन उस दिशा में घूमी। अरे सीरियस आओ। धीर उठकर उसे गले लगाते हुए बोला। सीरियस 29 साल का एक हैंडसम सा नौजवान। वो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब करता है। फैमिली होम टाउन में रहती है। ये यहाँ काफ़ी सालों से है। जब मेरा फैमिली यहाँ आई थी तब इसने उनकी यहाँ सेटल होने में काफ़ी मदद की थी। ये यहाँ रेंट के मकान में रहता है जो मेरा हाउस के बस 15 मिनट की ही दूरी पर है। कैसे हो बेटा? धर्मेंद्र जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं। सिरस उनके करीब बैठते हुए बोला, ठीक हूँ अंकल। अब आप कभी घर नहीं आते तो मुझे खुद आना पड़ता है। हाँ हाँ। अच्छा करते हो बेटा, धर्मेंद्र जी हंसते हुए बोले। धीर उसकी बात पर मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहता है, तुम यहाँ अकेले रहते हो, ऐसे में हम तुम्हारे घर आकर खातिरदारी करवाएं, अच्छा लगेगा क्या? अरे, अब इसमें खातिरदारी की कौन सी बात हुई? आप सब आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सिरस स्माइल करते हुए बोला, बेटा जब तुम्हारा मन करे तुम ही आ जाया करना। आद्या जी किचन से चाय नाश्ता लाते हुए बोली। वो टेबल पर चाय नाश्ता रखती हैं। सिरस धुनी को देखते हुए चाय की सिप लेकर पूछता है, और आपके कॉलेज में सब कैसा चल रहा है? क्या चलेगा? आज भी प्रिंसिपल से डांट खाकर आ रही हैं। ध्वनि कुछ बोलती उससे पहले धीर मुंह बनाकर बोला। उसकी बात सुनकर सिरस हैरानी भरे लहजे में कहता है, ऐसा क्यों भाई? अब रोज रोज आधे 1 घंटे लेट जाऊंगी तो वो डांट लगाएंगे ही ना। ध्वनि धीर को घूरते हुए बोली। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो धीर का सिरस से यह कहना उसे पसंद नहीं आया हो। लेकिन धीर इन सबको इग्नोर करते हुए हल्की नाराजगी भरे लहजे में कहता है, मैं तो मना करता हूँ, जरूरत ही क्या है काम करने की? लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। बड़ी होने का एडवांटेज लेकर चुप करा देती हैं। अब घर में बैठकर क्या करूंगी? निवी को माँ पापा संभाल तो लेते हैं। ध्वनि उसकी नाराजगी को इग्नोर करते हुए हल्के तलखी भरे लहजे में बोली, आप आराम भी तो कर सकती हैं।
घूम भी सकती हैं, लेकिन नहीं, करना तो काम ही है। अरे बस, फिर चालू हो गए तुम दोनों। आद्या जी किचन से वापस आकर गुस्से वाले लहजे में बोली, जिससे दोनों बिल्कुल चुप हो गए। लोग कहते हैं बचपन में भाई बहन झगड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रखा है। बचपन समझदारी में गया और अब इतने बड़े होकर झगड़ रहे हैं। आद्या जी बिफरते हुए बोली, आंटी, झगड़ भी तो एक दूसरे के लिए ही रहे हैं। सीरियस मुस्कुराकर बोला, अब तुम ही बताओ, भाई के इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद बहन काम करे, अच्छा लगता है क्या? धीर उसकी बात पर वापस कहता है, अच्छा, फिर अपनी बीवी को क्यों नहीं रोकते? ध्वनि आंखें छोटी करते हुए बोली, अब बीच में मैं कहाँ से आ गई? देखिए, आप दोनों मुझे अपने झगड़े से दूर ही रखिए। राशि किचन से हाथ में कलछी पकड़े बाहर आते हुए तो नकते हुए बोली, वो जो करती है अपने शौक के लिए करती है। आप भी कीजिए अपने शौक पूरे, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। धीर बस इतना चाहता था कि अब जब वो कमा रहा है तब उसकी बहन काम ना करे। शायद वो अपनी जगह सही भी था। कोई भी भाई, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे आपस में कितना ही झगड़ लें, लेकिन हमेशा सबसे पहले अपनी बहन के बारे में सोचता है। वैसे धीर की बातों में दम तो है, आप कुछ शौकिया क्यों नहीं करती? सीरस धीर की बातों में सहमति जताते हुए बोला, दीदी, आप भी फैशन डिजाइनर बन सकती हैं, आप उसका कोर्स क्यों नहीं करती? धीर आंखों में चमक लिए कहता है। ध्वनि कुछ पल ठहर सी गई। सबकी नजरें उस पर अटकी। सभी उसका फैसला जानना चाहते थे। ध्वनि कुछ पल बाद सर हिलाकर कहती है, नहीं, मैंने अगर वो कोर्स स्टार्ट किया तो नीवी को टाइम नहीं दे पाऊंगी। उसे संभालने के लिए हम सब हैं ना बेटा। धर्मेंद्र जी भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो अपने अधूरे सपने को पूरा करे। नहीं पापा, अभी मैं कम से कम निधि को अच्छा टाइम दे पाती हूँ, उतना ही बहुत है मेरे लिए। आप सब हैं, पर ठहर कर, एक तो पहले ही उसके सर पर पिता की छाया नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो माँ के वक्त के लिए भी तरसे। अब मेरा सब कुछ मेरी नीवी ही है। मैं उसे हर वो खुशी देना चाहती हूँ जो दे सकती हूँ। वैसे भी अब अपने सपनों को पूरा करने की वो ललक भी नहीं बची है। मैं बहुत खुश हूँ और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उठकर वहां से ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई, जहाँ नीवी खेल रही थी। अब सबकी होठों की मुस्कुराहट गायब सी हो गई थी। राशि उन सबको एक नज़र देखकर किचन में वापस चली गई। सीरियस धीर और धर्मेंद्र जी के उतरे हुए चेहरे को देखकर कहता है, वैसे तो ये आपका फैमिली मैटर है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि उनके पास्ट में क्या हुआ, लेकिन आई थिंक अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। सीरियस इतना कहकर उठ खड़ा हुआ, अच्छा, अब चलता हूँ, डिनर करते हुए जाते, बस तैयारी है। आद्या जी उसे रोकते हुए बोली, नो थैंक्स आंटी, फिर कभी। वो मुस्कुराकर चला गया। उसने भले ही साफ नहीं कहा था, लेकिन उसके कहने का मतलब उन सबको अच्छे से समझ आ गया था। ध्वनि उदास चेहरे के साथ कमरे के अंदर आई, लेकिन सामने देखकर उसकी उदासी तुरंत गायब हो गई और होठों पर लंबी सी मुस्कुराहट तैर गई। नीवी फर्श पर अपने कलर बिखेर कर बुक पर कुछ ड्रा कर रही थी। उसे ड्राइंग का भी बहुत शौक था। उसने अपने पिक्चर्स में कलर भरते हुए अपने चेहरे और कपड़ों पर भी लगा लिया था, जिसे देखकर ध्वनि भी उदासी भूलकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरी निभि क्या कर रही है? वो वहीं उसके करीब बैठते हुए पूछती है। मम्मा, मैंने आपको बनाया है। निभि चहकते हुए बुक उठाकर ध्वनि के सामने करती है। ध्वनि बुक में बनी अपनी पेंटिंग देखती है। गोल सा मुंह, तिकोन शरीर, झाड़ू जैसे बाल, और पैर तो था ही नहीं। आँख, कान, नाक सब इधर उधर बने हुए थे, जिसे देखकर ध्वनि मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये आपके जैसी नहीं बनी। निभि अपनी ड्राइंग को उदास नजरों से देखते हुए बोली। ध्वनि उसको अपनी गोद में उठाते हुए बोली, कोई भी काम हम तुरंत नहीं सीख सकते, बहुत मेहनत लगती है। तुम भी ट्राई करती रहो, एक दिन ऐसी पिक्चर बनेगी कि तुम खुद कहोगी, मम्मा से ब्यूटीफुल उनकी पिक्चर बनी है। सच्ची? निभि अपनी पलकों को फड़फड़ाते हुए बोली, मुच्ची, अब चलो, तुमने जो खुद पर कलाकारी की है उसे भी तो साफ करना है। ध्वनि उसे बाथरूम में लेकर जाते हुए बोली। उत्तराखंड के बड़े से रेस्तरां में एक लड़की की एंट्री हुई। कटे फटे हुए जीन्स, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो चूहा उतर गया हो। हॉटी शर्ट के नाम पर सिर्फ पतली सी स्ट्रिप वाली जालीदार कपड़ा, उसके ऊपर डेनिम जैकेट, बालों का घोंसला बना हुआ था, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, होंठ पर अजीब से सेट का काला लिपस्टिक, सर पर उल्टी टोपी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने फैशन के नाम पर फैशन का कबाड़ा बड़े अच्छे से किया था। पूरी की पूरी छपरी लग रही थी।
रेस्तरां में मौजूद सारे लोग अजीबोगरीब नजरों से उसे ही देख रहे थे। सारे वर्कर्स अपनी जगह पर सांप सूंघ गया हो ऐसे खड़े थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सर्कस से भागकर आई हो या तो एलियन ने जाते वक्त अपनी कोई प्रजाति छोड़ दी हो। लेकिन वो लड़की उन सबकी सोच से बेफिक्र एक नज़र अपने फोन में देखती है, फिर अपनी ढूंढती नज़र पूरे रेस्टोरेंट में दौड़ाती है, मानो फोन की मदद से किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसकी नज़र रेस्तरां के सबसे कोने वाले टेबल पर बैठे एक अकेले लड़के पर पड़ी। वो लड़का भी हैरान, परेशान, आश्चर्य, शॉक्ड और भी न जाने कितने भाव लिए कभी उसे देखता तो कभी अपने हाथ में पकड़े फोन को देखता। उसे तो ऐसा भी लग रहा था जैसे उससे देखने में कोई गलती हुई हो, इसलिए वो अपने फोन की स्क्रीन को जूम करके भी देखता है। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर लड़की के होंठों पर कुटिल मुस्कुराहट फैल गई, जिसे वो छिपाते हुए एटीट्यूड से कमर मटकाते हुए आड़े टेढ़े चाल चलते हुए लड़की की टेबल के पास पहुंची। उसे उस सीधे साधे सज्जन से लड़के के पास जाते हुए देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखों में ऐसे ही भाव थे। बेचारा, क्या मजबूरी होगी उसकी। उनके एक्सप्रेशन में सवाल नहीं, हैरानी थी। वहीं वो लड़की उस लड़के को ऊपर से नीचे तक घूरती है। उसकी नजरों से वो लड़का थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए पूछता है, आर यू कृति? ओ, तो तू है किशन कन्हैया रास रजैया। वो सामने वाली कुर्सी पर बेतरतीब से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए बोली। आप? उस लड़के की गिग्गी बन गई। उसकी आवाज पतली सी निकली। जिसे ठीक कर। वो एक दो बार गला खराशते हुए अपनी आवाज को ठीक करते हुए कहता है, आप तो ऐसी थी ना। अपना फोन आगे कर। उसके एक्सप्रेशन देखकर कृति को बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने अंदर की हंसी की तीव्र इच्छा को कंट्रोल करते हुए वो फोन में खुद की तस्वीर घूरती है, जिसमें वो गुलाबी रंग के सूट में सरसों के खेत में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो शायद उसके गांव की फोटो थी, जिसमें वो सादगी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस फोटो को देखकर कोई भी उसे पसंद कर लेता। उसी फोटो को घूरते हुए कृति मनी मन चिड़न भरे लहजे में कहती है, ये सब इस फोटो का किया धरा है। इसी को देखकर मैं इसे पसंद आई होंगी। आखिर मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। लेकिन इसकी किस्मत में नहीं। अब कभी गांव में कोई फोटो नहीं खिंचवाऊंगी, और जब भी जाऊंगी सबके फोन से सबसे पहले अपनी एक एक फोटो गायब करूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी शादी की बांसुरी। हूँ। वो अंदर ही अंदर उस फोटो को देखकर कुर्सी रही थी, लेकिन फिर अपने एक्सप्रेशन ठीक कर च्युइंगम चबाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसकी बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर राहत के भाव आए, जो कृति की आगे की बात सुनकर तुरंत चले भी गए। मैं ऐसे ही दिखती, लेकिन सपने में। लेकिन आपके घर वालों ने तो कहा था कि आप ये फोटो जैसी दिखती हैं। मेरी फैमिली वालों ने भी आपको इसे ही देखकर पसंद किया है। किशन माथे पर बल लिए बोला, अरे देखो, शादी वादी के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। वो तिरछी मुस्कुराहट लिए बोली, आपकी लैंग्वेज ऐसी क्यों, मतलब? वो लड़का झिझकते हुए पूछता है, देख मैं तो ऐसे ही बोलती है, लेकिन आपकी फैमिली ने तो बताया था कि आप हिंदी, इंग्लिश और अपने गांव की लैंग्वेज बोलती हैं, और आप इंग्लिश की प्रोफेसर भी तो हैं। अबे, अभी बोली तो मैं। शादी के लिए बातें बनानी ही पड़ती हैं। बाकी प्रोफेसर का क्या है? मैं वहां जाकर पढ़ाती नहीं, बच्चा खुद पढ़ लेता है। लेकिन आप ऐसे तो कॉलेज नहीं जाती होंगी ना। आई मीन प्रोफेसर ऐसे नहीं जाते ना। अब बच्चे फैशन में जा सकते हैं, तो क्या टीचर नहीं जा सकते? देख, मैं तो ऐसे ही हूँ। अब पूरा बदन ढककर 10 मीटर का कपड़ा लपेटकर संस्कारी बनकर मैं नहीं रह सकती। तू अपना देख, तुझे चलेगा। अब मैं चलती हूँ। अपना फैसला मेरी अम्मा को बता दियो। इतना कहकर कृति मटकते हुए वापस निकल गई। वही वो लड़का सदमे में उसे जाते हुए देखता रह गया। हाँ हाँ ध्वनि, तुझे पता है, उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। मुझे उसकी एक फोटो लेनी चाहिए थी। कृति मेहरा हाउस में सोफे पर बैठी हंस रही थी। उसने अपना कारनामा सबको गर्व से बता दिया था, जिसे सुनकर सब वहां हैरान से खड़े थे। आद्या जी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, तुम्हारी अम्मा को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे आंटी, कुछ नहीं होगा। अम्मा को मैं संभाल लूंगी। वैसे जो एक्टिंग मैंने की है ना, देखना आप सब, वो सबसे पहले अम्मा को फोन करके मना ही करेगा। उसकी हालत याद करके कृति एक बार फिर ठहाके लगाकर हंस पड़ी। वीर उसकी करतूत सुनकर आंखें तरेड़ते हुए कहता है, आपको नहीं लगता कि आपने बेचारे के साथ बहुत बुरा किया? हाँ, और तू हंस कैसे सकती है? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ।
तू सीधे सीधे मना कर देती। ध्वनि नाखुश सी उसे देखते हुए बोली। सीधे सीधे मना कर देती, उसकी नकल करते हुए बोली। हमारी अम्मा जान खा जाती। मैं मना करती तो वो वजह पूछती ना। अब लड़का खुद मना कर दे, मुझसे कोई वजह थोड़ी पूछेगा। कृति मुंह ऐंठते हुए बोली। वैसे आपको ना उनकी एक फोटो निकालनी चाहिए थी। राशि हंसते हुए बोली। है ना। कृति हाई फाई करते हुए हंस पड़ी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आद्या जी कृति को हंसता देखकर सिर हिला दी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया तूने जो अब वो तेरे से शादी के लिए इतना डिस्परेट हो रहा है। ध्वनि हंसते हुए बोली। कृति आज भी मेहरा हाउस में सबके बीच बैठी हुई थी, लेकिन आज उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो पहले हंसते हुए ध्वनि और धीर को देखती है, फिर उसकी नज़र अपनी हंसी रोकते हुए धर्मेंद्र जी और आद्या जी पर पड़ी। वो चिढ़कर कहती है, हाँ हंस लो, हंसे बिना खाना जो ना पचेगा। यहाँ मैं इतनी बड़ी मुश्किल में घिर गई हूँ और आप सबको हंसी आ रही है। अच्छा अच्छा सॉरी, हंसी रोकते हुए। वैसे मानना पड़ेगा लड़के को, बड़ी पारखी नजर है उसकी। ध्वनि शरारती अंदाज में बोली। क्या खाक पारखी है। धर्मेंद्र जी और राधा जी को देखते हुए शब्दों को सही कर सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया, फ्रस्ट्रेट होते हुए। अरे भगवान ने उसकी आंखों की जगह बटन फिट करके भेजा है क्या। मैं अपने उस गेटअप में किसी को कैसे पसंद आ सकती हूँ। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही कृति की अम्मा का फोन आया था। उसने तो सोचा था कि लड़के ने मना कर दिया होगा, लेकिन अपनी अम्मा की खनकती आवाज़ सुनकर वो चौंक गई और फिर आगे की बात सुनकर तो वो सदमे में ही चली गई। कल जिस लड़के की वो अच्छे से क्लास लेकर आई थी, उसने शादी के लिए हाँ कह दिया है। सिर्फ शादी के लिए ही हाँ नहीं कहा था, बल्कि वो तो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था। तो दीदी गांव कब जा रही हो। धीर उसे चिढ़ाते हुए पूछता है। तू अपनी बकवास बंद कर। अचानक उसके दिमाग में कुछ हिट हुआ। हे, तू तो आईएएस है ना। चल आज अपनी बड़ी बहन की प्यारी सी दोस्त की मदद कर दे। उस लड़के को बोला कि शादी के लिए मना कराए, वरना तू उसे जेल में डाल देगा। धीर उसकी बात सुनकर चौंक कर बोला। मतलब मैं खुद क्राइम करूं। तेरे आईएएस होने का कुछ तो फायदा हो। ओ, आपको क्यों फायदा दूंगा। देश को फायदा हो रहा है, वही काफी है। कृति का मुंह बन गया। वो ध्वनि की तरफ देखते हुए कहती है, तू बताना अब क्या करूं। कैसे उस गधे पागल चिप्पू से पीछा छुड़वाऊं। देख, मैं तो कहती हूँ तू शादी कर ही ले। वैसे भी अब तेरी एज हो चुकी है। उस लड़के ने तुझे वैसे पसंद कर लिया, मतलब वो बहुत अच्छा है। तू खुश रहेगी उसके साथ। खुशी गई तेल लेने। तू मुझे कोई आइडिया बता, वरना मैं खुद ढूंढ लूंगी। कृति बिफरते बोली। हाँ, और इस बार उसी आइडिया के कारण वो सीधा आपसे शादी ही कर लेगा। धीर एक बार फिर हंसा। वहीं उतनी देर से शांत खड़ी राशि धीर को देखते हुए कहती है, तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है। ध्वनि की तरफ देखते हुए। दीदी लड़का अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जाकर उससे शादी कर ले। अब दुनिया में कितने ही अच्छे लड़के होंगे, तो क्या वो सबसे शादी करती फिरेंगी। उनका मन रेडी नहीं है अभी शादी के लिए। बिल्कुल सही। एक तुम ही तो हो जो मेरी परेशानी समझ सकती हो। कृति तो इमोशनल होते हुए राशि को गले ही लगा लेती है। उसकी नौटंकी देखकर आद्या जी सर हिलाकर कहती हैं, सीधे सीधे अपनी अम्मा को मना कर दो। वो जबरदस्ती थोड़ी करेंगी। आप हमारी अम्मा को नहीं जानती। उनको जो करना होता है वो करके ही दम लेती हैं। तभी तो हमारे बाबूजी, जिनसे पूरा गांव डरता है, वो भी उनके सामने अपनी जुबान नहीं खोलते। लड़का आपको पसंद नहीं आया, ऐसा कहकर मना कर दो ना। धीर आइडिया देते हुए बोला। नहीं कर सकती। कल ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने अम्मा को लड़का पसंद है कह दिया था। अब मना करूंगी तो वो मेरा झूठ पकड़ लेंगी। वो नाखून कुतरते हुए बोली। इसलिए तो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। धीर मुंह टेढ़ा करते हुए बोला। अच्छा तू एक बात बता, शादी क्यों नहीं करना तुझे। ध्वनि भुएं उचकाकर पूछती है। क्योंकि मैं अटक कर, वो मेरा अभी मन नहीं है। शादी की इतनी जिम्मेदारियां मैं नहीं झेल सकती। तू एक काम कर, उस लड़के को ही शादी से मना कर दे। वो तो तेरे साफ दिल वाली क्वालिटी से ही इम्प्रेस हुआ है ना, बुरा नहीं मानेगा। ध्वनि उसे आइडिया देते हुए बोली। हाँ, ये ठीक रहेगा, ट्राई करके देखती हूँ। कृति से हिलाते हुए बोली। इस वक्त धीर अपने वर्क प्लेस में अपने केबिन के अंदर था। वो एकदम संजीदगी से फाइलों को देख रहा था। इस वक्त वो हर पल हंसने वाला मजाकिया धीर नहीं लग रहा था। अपने नाम के अनुरूपी स्वभाव को अपने वर्किंग टाइम में रखता था। उसने बहुत ही स्ट्रिक्ट इमेज अपने स्टाफ के लिए बनाई थी। वो अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक होता है। कम इन। धीर चेहरा ऊपर करके देखता है।
सामने डिपार्टमेंट का एक स्टाफ था। सर, ऊपर से ऑर्डर आया है। कल मशहूर बिजनेसमैन AR और विवेक चौहान अपनी फैमिली के साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए वेकेशन मनाने आ रहे हैं। वो अपने गार्ड्स नहीं ला रहे हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमें मिली है। उसकी बात सुनकर धीर के एक्सप्रेशन अचानक से बिगड़ गए, लेकिन वो खुद को संयमित करते हुए कहता है, ओके, डिपार्टमेंट से एक सिक्योरिटी टीम उनके लिए अलॉट कर दो। यस सर। उसके जाने के बाद अब धीर अपनी कुर्सी पर सर टिकाकर बैठ गया। अब ये यहाँ क्यों आ रहा है? अगर उसकी नज़र नीवी नहीं, मुझे उसे हम सबसे दूर रखना होगा। मैं उसे अब अपनी बहन के आसपास भी नहीं पहुंचने दूंगा। सभी नीवी की मासूमियत भरी बातों के बीच मुस्कुराते हुए डिनर कर रहे थे, लेकिन धीर आज अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। सभी नीवी को अटेंशन दे रहे थे, लेकिन धीर को खोया देखकर नीवी की आंखें छोटी हो गईं। उसे अटेंशन लेने की आदत थी। वो जहाँ भी जितने लोगों के बीच रहती उन सबका अटेंशन उसे खुद पर चाहिए था। कोई इग्नोर करे उसे ये बात नहीं भाती थी। मामू, नीवी धीर को पुकारते हुए बोली। हाँ, वो जैसे ही नींद से जागा हो। अपनी नज़र नीवी की तरफ करता है। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए बोली। उसकी बात पर धीर तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बताओ क्या कह रही थी। उसके पूछने पर नीवी बड़ी सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक लिए कहती है, कल मुझे शॉपिंग पर जाना है। अच्छा, और वो क्यों? उसकी क्यूट सी अदाओं पर धीर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। ओहो, मम्मा आपको इतना भी नहीं पता, कल जेनी का बर्थडे है, गिफ्ट देना है। वो अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है। उसकी बात पर वो अपने होंठ गोल करते हुए बोला, ओ आई सी, सर हिलाकर। ओके, फिर हम कल मॉल चलते हैं। मैं भी जाऊंगी, राशि तुरंत उछकते हुए बोली। शॉपिंग का नाम आए और लड़कियां न जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? राशि भी उन्हीं लड़कियों में शुमार थी। मॉल जाने का नाम सुनकर निभी से ज्यादा चमक उसकी आंखों में आई थी। धीर आई रोल करते हुए सिर हिला दिया। आद्या जी ध्वनि को देखते हुए पूछती हैं, तुम भी जा रही हो क्या? नहीं माँ, अभी कॉलेज में टेस्ट चल रहे हैं, उसी का कुछ काम है। मम्मा, आप भी चलो ना, निवी निचला होंठ बाहर करते हुए कहती है। हाँ दीदी, आप भी चलो, हम दोनों जमकर शॉपिंग करेंगे। मैं अकेले क्या करूँगी? राशि रिक्वेस्टिंग लहजे में बोली। अच्छा ओके, वो अपनी मंजूरी दे देती है। इस तरफ कृति का सर दर्द से फटा जा रहा था। वो अपने सर पर बाम लगा ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। कोई अननोन नंबर था। वो कॉल रिसीव करती है। हेलो, सामने से किसी अजनबी लड़के की आवाज़ आई। कौन? कृति एक हाथ से सर दबाते हुए पूछती है। कृति जी, मैं किशन। क्या? वो चौंक गई। अभी जो सर दबाने के कारण दर्द में कमी आई थी, वो वापस दुगनी तेजी से बढ़ गई। तुमने कॉल क्यों किया मुझे? और मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? आपकी अम्मा ने दिया आपका नंबर। अब हमारी शादी होने वाली है, तो बात तो कर ही सकते हैं ना। कोई शादी वादी नहीं हो रही। किसने कह दिया तुमसे? मैं शादी नहीं करने वाली, वो इरिटेट होते हुए बोली। उसकी बात सुनकर किशन की आवाज़ गंभीर हो गई। लेकिन आपकी अम्मा ने तो कहा था कि मैं आपको पसंद हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था तो मुझे उस तरह देखकर शादी के लिए मना कर दोगे। वो गुस्से से भरकर बोली। एक तो उसका मूड पहले से ही खराब था, और अब उसकी बात सुनकर वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से पागल हुए जा रही थी। इसलिए बिना सामने वाले के इमोशंस की परवाह किए वो इस तरह से बोल गई। उसने यह भी सोचना जरूरी नहीं समझा कि इसमें उस बेचारे की क्या गलती। वो उसकी अम्मा ही थी जिन्होंने रिश्ता तय किया था। वो बेचारा तो सच्चे दिल का भोला सा लड़का था, जिसने कृति को वैसे हुलिये में भी पसंद कर लिया। कृति की बात सुनकर सामने कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर किशन की धीमी आवाज आई, मतलब आप वैसे जानबूझकर आई थी ताकि मैं आपको रिजेक्ट कर दूं? आप मुझे पसंद नहीं करती? उसकी बात सुनकर कृति को अचानक एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। उसका गुस्सा गायब हो गया। अब उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो शर्मिंदगी से भरकर बोली, हाँ। उसकी यहाँ सुनकर सामने सिर्फ खामोशी थी। कृति उसी लहजे में कहती है, सॉरी, वो मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, लेकिन अम्मा मेरे पीछे पड़ी थी, इसलिए मैंने यह रास्ता अपनाया था ताकि आप खुद ही मुझे रिजेक्ट कर दें। लेकिन मैं आपको फिर भी पसंद आ गई। उसके लहजे में शर्मिंदगी भाप कर किशन बोला, जहाँ तक मुझे पता है आपकी उम्र 27 हो चुकी है और आप काफ़ी सालों से अपने कैरियर में सेटल है। फिर शादी न करने की कोई पर्सनल वजह है या मैं आपको पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सच में बहुत अच्छे हैं और एक अच्छी लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं। शादी न करने की मेरी अपनी वजह है।
जो मेरे अलावा किसी को नहीं पता। कृत्या पोलाइटली उससे बात कर रही थी। आप किसी को पसंद करती हैं? किशन ने तुरंत अगला सवाल दागा। इस पर उसे सिर्फ कृति की खामोशी मिली। वो मुस्कुराते बोला, जो भी है बड़ा खुश नसीब है, लेकिन थोड़ा खुश नसीब मैं भी होना चाहता हूँ। क्या आप अपने फ्रेंड लिस्ट में मेरा नाम ऐड कर सकती हैं? उसकी बात सुनकर कृति हैरान रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी खामोशी भांप कर वो सामने से कहता है, इट्स ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं आपकी फैमिली को मना कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि ऐसा भी क्या खास है मुझ में जो आप मुझे अपनी वाइफ या फ्रेंड बनाना चाहते हैं। मैंने आपसे शादी के लिए हाँ इसलिए ही की थी क्योंकि आप सच्चे दिल की हैं। जहाँ लड़कियाँ पार्लर से हजारों रुपए खर्च कर वो बनकर आती हैं जो वो नहीं है, वहीं आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। आप जैसी थी वही बनकर मेरे सामने आई। आजकल खूबसूरत लाइफ पार्टनर ढूंढना बेहद आसान है, लेकिन सच्चे और साथ निभाने वाले को ढूंढना बेहद मुश्किल है। इसीलिए ही मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स वाइफ तो आप मेरी बन नहीं सकती, लेकिन आपसे दोस्ती तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए बहुत से हैं, पर वैसा सच्चा वाला एक भी नहीं है। अगर आप मेरी दोस्त बनती तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती। आफ्टर ऑल एक सच्चा दोस्त लाइफ में बेहद ज़रूरी होता है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर तो कृति फूली नहीं समा रही थी। वो खुशी से चहकते हुए कहती है, जब आपने इतना कह ही दिया है तो आज से और अभी से मैं आपको अपना दोस्त घोषित करती हूँ। वैसे भी मेरे पास मेरी एक ही दोस्त है, लेकिन उसकी जगह आपको कभी नहीं मिलेगी। वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। किशन मुस्कुराते हुए बोला, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जब मैं आपका दोस्त बन ही गया हूँ तो एक एडवाइस देना चाहूँगा। मेरे मना करने के बाद भी आपके पेरेंट्स लड़का देखना तो बंद नहीं करेंगे ना? और वैसे वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। आपकी एज हो चुकी है, आई थिंक आपको उस लड़के से बात कर शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, इससे ज़्यादा कृति कुछ नहीं बोली। अच्छा, कल मिलते हैं कहीं। अभी आपकी अम्मा को शादी के लिए मना करता हूँ। ओके, गुड नाइट। कॉल कट कर कृति फोन बेड पर फेंकते हुए वहीं पेट के बल लेटकर किशन की बातों को सोच रही थी। उसने सही ही तो कहा था। उसके मना करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना होगी। आखिर वो कब तक अपनी शादी टाल पाएगी। आज निवी की दोस्त जेनी का बर्थडे था। मोनी के पड़ोस में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। इस वजह से जेनी और निवी में अच्छी बनती थी। उसके पेरेंट्स भी कोई पैसे वाले नहीं थे। वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे। इस वजह से कोई बड़ी पार्टी नहीं रखी थी। सिर्फ पास पड़ोस के ही कुछ बच्चों को बुलाया था। ध्वनि निवी को उनके घर शाम को ही छोड़ आई थी। वो वापस पार्टी खत्म होने के बाद लेने जाने वाली थी। कोई पेरेंट्स थे नहीं, तो धोनी को भी वहां रुकना सही नहीं लगा। धीर कुछ दिनों से परेशान सा लग रहा था। इस वक्त भी वो कमरे में बैठा कहीं गुम था। राशि फोन चला रही थी। जब उसकी नज़र धीर पर गई तो वो फोन रखकर उससे पूछती है, क्या हुआ? लेकिन धीर को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। राशि उसे कंधे से पकड़कर हिलाती है। धीर, हाँ। वो एकदम से चौंक उसकी तरफ देखता है। मैंने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? आजकल तुम कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। धीर राशि को अपनी परेशानी की वजह नहीं बता सकता था। वो सिर हिलाकर कहता है, कुछ नहीं, बस काम के बारे में कुछ सोच रहा था। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तुम पर। तुम आईएएस हो, कोई छोटी बात तो नहीं है ना। कितना सारा काम करना पड़ता होगा ना तुम्हें। हाँ, मगर देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। धीर सिर हिलाकर कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। वो स्माइल करते हुए बोली। धीर खुलकर मुस्कुरा दिया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। इस तरफ ध्वनि जैनी के घर गई। पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन बच्चे अभी भी खेल रहे थे। उनके भी पेरेंट्स लेने आने वाले थे। जैनी की मॉम ने ध्वनि को नाश्ते का पैकेट पकड़ाया। अरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ध्वनि मना करते हुए बोली। कैसे ज़रूरत नहीं है? आप रुकी भी नहीं थी, और वैसे भी ये तो सबके लिए है। आप प्लीज़ रख लीजिए। ओके, थैंक्स। निवी जैनी को बाय करके ध्वनि के साथ बाहर आ गई। ध्वनि उसे गोद में लिए सड़क पर चल रही थी। वैसे तो निवी की आदत थी हमेशा बोलते रहने की, लेकिन आज वो कुछ शांत थी। क्या हुआ आज मेरी निवी को? वो इतनी चुप क्यों है? निवी कुछ उदासी से बोली, मम्मा, डैडी का मीनिंग क्या होता है? उसके सवाल पर ध्वनि के चलते कदम अचानक से ठिठक से रुक गए। आज पहली बार निवी ने उससे यह सवाल किया था। वो उसे देखती है। निवी उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से पलके झपकाते हुए देख रही थी। ध्वनि कुछ पल ठहरकर संजीदगी से पूछती है,
तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं मम्मा, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपना सिर दाएं बाएं हिलाते हुए बोली। फिर तुम क्यों पूछ रही हो? ध्वनि वापस चलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब वो धीमे कदमों से चल रही थी। घर जाने से पहले वो इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहती थी। आज मेरे सब फ्रेंड अपने डैडी के बारे में बात कर रहे थे। क्या मेरे पास डैडी नहीं है? ध्वनि कुछ पल सोचकर कहती है, सबके पास डैडी नहीं होते बच्चा। मेरे पास भी नहीं है। नहीं, बहुत बच्चों के पास नहीं होते। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अब तुम ये सब छोड़ो और वापस मेरी नीवी बन जाओ। ध्वनि मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात मानकर नीवी मुस्कुरा उठी। वो तो 3 साल की बच्ची थी। उसे पता ही नहीं था कि आखिर डैडी शब्द का मतलब क्या है। उसे नहीं पता था कि ये कौन सा रिश्ता है। वो एक खूबसूरत रिश्ते से अनजान थी, जिससे रूबरू कराने का ध्वनि का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो हमेशा तो बच्ची नहीं रहने वाली थी। ध्वनि ने बिल्कुल नहीं सोचा कि वो तब क्या करेगी जब 1-2 साल बाद नीवी उस शब्द का मतलब समझ जाएगी। वो तब क्या करेगी जब नीवी उससे सवाल करेगी। इस तरफ चौहान परिवार और उनके संग अमित आरांस अपने पर्सनल जेट में बैठे हुए थे। अगर वो अकेले ट्रेवल करते तो ऑफ कोर्स नॉर्मल पब्लिक फ्लाइट से ही आते, लेकिन फैमिली की कंफर्ट का ध्यान रखते हुए वो अपने पर्सनल जेट से ही आ रहे थे। वो लोग उत्तराखंड के लिए निकल चुके थे। आकाश में उड़ रहे सफ़ेद बादलों को देखते हुए अभिक खिलखिला रहा था। अभिक चौहान, अर्चना और विवेक का 4 साल का शैतान और जिद्दी बेटा। खैर, चौहान परिवार का इकलौता वारिस है तो जिद्दी होना लाजमी है। वो अमित की बगल में विंडो वाली सीट पर बैठा बाहर देख रहा था। अमित अपने कानों में हेडफोन लगाए सीट से सिर टिकाकर गाने सुन रहा था। अभिक उसके कंधे पर टैप करता है। अमित आंखें खोलकर उसे देखकर भौहें उचकाता है, मानो पूछ रहा हो क्या हुआ। हम कब तक पहुंचेंगे? वो क्यूरियोसिटी से पूछता है। अमित हेडफोन निकालकर गले पर लगाते हुए बोला, बेटा ऐसा है, अभी तो हम निकले ही हैं। अभी बहुत टाइम लगेगा। आप ड्राइवर अंकल से बोलो फास्ट चलाने को। ड्राइवर कार के होते हैं? अच्छा, फिर इसके क्या होते हैं? तुम जानकर क्या करोगे? बोल तो वैसे भी नहीं पाओगे। अभी आराम से बैठो। अमित आई रोल करते हुए बोला। मैं तो बोर हो जाऊंगा। वो मासूमियत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला। तो तुम्हें अभी क्या करना है? बात। वो मुंह लटकाकर बोला। अमित उसका लटका हुआ मुंह देखकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ के बारे में कुछ पता है? हाँ, वहाँ आइस भी है। वो चमचमाती आंखों से उसे देखते हुए बोला। लेकिन अभी वहाँ आइस नहीं मिलेगी, वो ठंड में मिलती है। इसी तरह अमित उससे बात करके उसे इंटरटेन करने लगा। आरांस तो यहाँ भी अपने लैपटॉप में लगा पड़ा था, जिसे देखकर विवेक बोरियत से सर हिला देता है। ध्वनि बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसके पास ही निधि गहरी नींद में सो रही थी। उसने निधि को तो बहला दिया था, लेकिन खुद बेचैन थी। क्या उन्होंने मुझे भुला दिया होगा? हाँ, वो मुझे क्यों ही याद रखेंगे? वो खुद के सवालों के जवाब खुद देते हुए बोली। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। कुछ सोचते हुए वो खुद से बोली, एक बार उनके बारे में सर्च कर लूं क्या? वो एक नज़र सोती हुई निधि को देखती है, फिर उठकर बैठ गई। अपने फ़ोन में वो एआर के बारे में सर्च करती है, लेकिन उसकी शादी की खबर कहीं नहीं थी। क्या उन्होंने अब तक शादी नहीं की? हो सकता है अभी ये बात बाहर ना पता चली हो। एक बार फिर वो खुद से सवाल जवाब करके फ़ोन रखकर लेट गई। आरांस का जेट उत्तराखंड के एक बड़े से ग्राउंड में लैंड हुआ। सभी बाहर आए। अभी विवेक की गोद में चमचमाती आंखों से नई जगह को देख रहा था। उनसे कुछ दूरी पर ही गाड़ियां उनके इंतजार में खड़ी थीं। गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किए गए सिक्योरिटी टीम वहां पहले से मौजूद थी। उन सभी के लिए स्पेशल 3 कार लाई गई थी। आरांस और अमित एक में, विवेक, अर्चना और अभिक दूसरी में, और केशव जी और वैशाली जी तीसरी कार में बैठे। उनकी कार जल्दी अब उत्तराखंड के साफ और सुंदर से सड़क पर दौड़ रही थी। उनकी भव्यता देखकर सड़क पर मौजूद लोग समझ चुके थे कि कोई बड़ी शख्सियत उनके शहर में आई है। कुछ आधे घंटे लगातार सफर के बाद उनकी कार एक बड़े से घर के आगे रुकी। वो लोग यहाँ ही एक हफ्ता रुकने वाले थे। वो सफ़ेद रंग का घर, जो नेचर के बेहद करीब ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा था। वो लोग अंदर आए। अंदर कुछ सर्वेंट मौजूद थे, जिन्होंने उनके लिए नाश्ता पहले ही तैयार कर रखा था। अब इतने लंबे सफर के बाद भूख तो लगनी ही थी। नई जगह को देखकर अभी बहुत ज्यादा खुश था।
वो विवेक की गोद से उतरते हुए पूरे घर का मुआयना कर रहा था। उसे सर्वेंट को सौंपकर वो लोग अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। इस तरफ निवी खुशी से झूम रही थी। कल वो स्केटिंग करने जो जाने वाली थी, उसी की खुशी थी उसे। सब उसे खुश देखकर खुश थे। आरांश इस वक्त टेरेस पर सिगरेट फूंकते हुए बाहर का नज़ारा देख रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल और सुहावना मौसम। यूं ही इसे देवभूमि के नाम से नहीं जाना जाता था। कुछ तो बात थी इस जगह में। यहाँ का वातावरण सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। इन्हीं नज़ारों को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए वो कहीं घूमता। अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस करके भी वो बिल्कुल नहीं चौंका। यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो अपनी बीवी बच्ची के साथ होना चाहिए। वो हमेशा की तरह बिना किसी खास भाव के सामने देखते हुए बोला। विवेक उसकी बगल में आकर खड़ा हुआ। वो सामने देखते हुए कहता है, सब इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं, तू यहाँ क्यों है? व्यू अच्छा है, वही देख रहा। विवेक कुछ पल शांत सा खड़ा रहा। फिर, तुझे तेरी बीवी के बारे में कुछ पता चला? आराज के भाव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। वो उसी तरह सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, नहीं, मेरी बीवी छिपने में कुछ ज्यादा ही माहिर है। 4 साल गुजर चुके हैं। क्या हो अगर उसने अपना परिवार बसा लिया हो? विवेक अपनी आशंका जताते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अब तक आरांस की नजरें सर्द हो गईं। सिगरेट को नीचे डालकर उसे पैर से मसलते हुए कहता है, जब चाह समझा था तब जाने दिया, लेकिन अब इश्क है, और यार उतना भी अच्छा नहीं कि अपने इश्क को यूं कुर्बान कर दे। उसने मेरी बेइंतहा नफरत को झेला था, अब वो मेरे इश्क की हद देखेगी। जब तक छिप सकती है तब तक अच्छे से छिपे, क्योंकि अगर मेरी निगाहों में एक बार आ गई फिर और नहीं छिप पाएगी। वो जुनूनी लहजे में बोला। विवेक हल्का मुस्कुराया। तो अगर उसे नहीं ढूंढ पाया तो? मैं उसे नहीं ढूंढ रहा, मेरा इश्क उसे ढूंढ रहा है। मेरे इश्क की शिद्दत से वो ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगी। लोग बग इश्क में बर्बाद होते हैं, लेकिन तू इश्क में पूरा का पूरा पागल बन चुका है। बेचारी कैसे झेलेगी तेरा ये जुनूनी इश्क? विवेक उसकी बात सुनकर सिर हिलाते हुए बोला। कुछ पल ठहर कर, वैसे अगर ये सब ना हुआ होता तो आज तेरे भी बच्चे तेरी गोद में खेल रहे होते। उसकी इस बात पर आराज के भाव कुछ बदले। उसके एक्सप्रेशन सॉफ्ट हुए। अगले दिन निधि आज बेहद खुश लग रही थी। अभी बस कुछ ही देर में वो ध्वनि, राशि, कृति और धीर के साथ स्केटिंग करने के लिए जाने वाली थी। धीर के मन में कुछ डर मौजूद था, क्योंकि उसे पता था कि आराज कल यहाँ आ चुका है। अगर गलती से भी वो या कोई और उसके सामने आ गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि यह होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आराज जहाँ रुका है वो एरिया उनके घर से 1 घंटे की दूरी पर है। उनका घर कोई टूरिस्ट प्लेस के पास भी नहीं है जो वो इस तरफ आए। लेकिन वो घर के मामले में थोड़ा निश्चिंत था। अभी वो कुछ दिन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो निवी से पहले ही वादा कर चुका था और उसकी खुशी देखकर वो उसे मना भी नहीं कर पा रहा था। उसने ठान लिया था कि आज उसे अपनी निगरानी में घुमा कर ले आएगा। लेकिन अब जब तक आराम से यहाँ है तब तक किसी को घर से बाहर नहीं जाने देगा। वो लोग देहरादून के लिए निकल चुके थे, क्योंकि गर्मी के टाइम में भी वहाँ इंडोर स्केटिंग फैसिलिटी मौजूद थी। लगभग उन्हें 1 घंटा तो लगने ही वाला था। निवी कार की विंडो से बाहर जंगल और ऊंचे पहाड़ देख रही थी। कृति और राशि अपनी बातों में मशगूल थे। वो बीच बीच में ध्वनि से भी कुछ पूछ बैठती, जिसका जवाब वो सिर्फ हूँ हाँ में दे रही थी। इस तरफ अपनी किस्मत से अनजान आराज भी उसी तरफ जा रहा था। दरअसल वो लोग पहले कुछ और टूरिस्ट प्लेस घूमने वाले थे, लेकिन अर्चना और अभी की जिद पर वो आज स्केटिंग करने के लिए ही जा रहे थे। उन लोगों ने भी देहरादून ही चुना था। आखिरकार 1 घंटे के लंबे सफर के बाद धीर की कार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची। चौहान परिवार वहां बहुत पहले से ही पहुंच चुका था। ध्वनि नीवी को गोद में लिए सबके साथ अंदर पहुंची। वहां पहले से ही बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद थे। काफी भीड़ थी, इतनी कि कोई भी गुम हो जाए। विवेक और अर्चना अभी का हाथ पकड़े पहले से ही स्केटिंग कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। धीर ने किसी ट्रेनर से बात किया और निवी को उसे सौंप दिया। जाहिर सी बात थी, उन लोगों को तो स्केटिंग आती नहीं थी, इसलिए निवी के लिए उन्होंने ट्रेनर को हायर किया था। निवी खुशी खुशी अब ट्रेनर की हेल्प से उसी रिंग में स्केटिंग कर रही थी। कृति और राशि ने भी जाने का सोचा था, लेकिन जब उन्होंने इतनी भीड़ देखी तो अब उनका मन नहीं किया। वो बस एक जगह खड़े निवी को खिलखिलाते हुए एंजॉय करते हुए देख रहे थे। राशि अपने फोन में उसका वीडियो बना रही थी।
तभी उसने अर्चना की एक झलक देखी। हालांकि वो रिंग काफी बड़ा था और वो दूसरी तरफ स्केटिंग कर रहे थे, लेकिन वो कुछ देर के लिए इधर आए थे, जो राशि की वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका था। उसने चौंक कर सामने देखा, लेकिन अब उसे नीवी के आसपास उन दोनों में से कोई भी नहीं दिखा। उसने तुरंत वीडियो को वापस देखा, जहां उसे अर्चना की एक झलक दिखी। राशि का दिल अब बेचैनी से गिर गया। उसने बेचैन नजरों से इधर उधर देखा, उन अजनबियों के चेहरों में किसी जाने पहचाने चेहरे की तलाश करने लगी, शायद इस उम्मीद में कि वो उसे दोबारा दिख जाए। लेकिन उसे अब वहां कोई नजर नहीं आया। दरअसल वो रिंग काफी बड़ा था। अर्चना और विवेक अभी के साथ दूसरी तरफ स्केटिंग कर रहे थे। वो तो बस थोड़ी दूर इस तरफ आ गए थे, लेकिन फिर वापस अपनी तरफ चले गए। इतनी भीड़ में उनकी नजर राशि पर नहीं पड़ी थी। वहीं राशि एक बार फिर मायूस हो गई। इस तरफ ध्वनि आद्या जी से बात करने के लिए बाहर आई थी, क्योंकि अंदर तो इतने शोर में बात हो ही नहीं सकती थी। वो बात करके अंदर जाने को पलटी ही थी कि उसकी नज़र अनायासी सामने उससे बस कुछ दूरी पर खड़े आराज पर पड़ी। उसे वहां देखकर वो दंग रह गई। उसने अपनी पलकों को 2-3 बार झपकाया, मानो वो कोई भ्रम हो जो गायब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी शायद फोन पर ही बात कर रहा था। वही रंग, वही रूप और वही ओरा। उसे अपने सामने देखकर ध्वनि स्तब्ध सी रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस अतीत से वो पिछले 4 सालों से भागती आई है, आज वही अतीत उसके सामने खड़ा था। डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ पल के लिए तो उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। आरांस अपनी बात खत्म कर इधर ही पलटने वाला था। जैसे ही इसका अंदाजा धोनी को हुआ, वो तुरंत हरकत में आई। उसके पास ही 5 लोगों का ग्रुप था। वो झट से उनके पीछे जाकर छिप गई। आरांस जैसे ही पलटा, उसकी नज़र वहां गई जहां अभी अभी ध्वनि खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। वहीं कुछ दूर पर कुछ लोगों का ग्रुप था। आरांस अपनी सरसरी निगाहों से एक बार चारों तरफ स्कैन करके वापस अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही ध्वनि चैन की सांस लेती है। अंदर की तरफ देखते हुए वो तुरंत किसी को कुछ मैसेज सेंड करती है। करीब 10 मिनट बाद धीर सभी के साथ बाहर आया। कृति तुरंत ध्वनि के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ? तूने हमें जल्दी क्यों बुलाया? कुछ नहीं, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। धीर उसे देखकर परेशान लहजे में कहता है, अचानक क्या हो गया आपको? हम पहले डॉक्टर के पास चले? नहीं, अभी घर चलते हैं। बस थोड़ी सी थकान है, रेस्ट करने से चली जाएगी। निधि की तरफ देखते हुए, बेटा हम आज घर चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। यह सुनकर निधि का चेहरा उदासी से भर गया। ऑफ कोर्स अभी उसका मन बिल्कुल भी नहीं भरा था इस छोटी सी स्केटिंग राइड से, लेकिन वो इसमें अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला देती है। धीर निधि को गोद में लिए कार की तरफ बढ़ गया। बाकी सभी उसके पीछे ही बढ़ गए। कार अपनी रफ्तार से घर की ओर बढ़ रही थी। अंदर बैठी ध्वनि का मन डर से घिरा था। निधि को खो देने का डर। उसे तो एहसास भी नहीं था कि डर के कारण वो पूरी तरह पसीने से लथपथ हो चुकी थी। जब निधि की नज़र ध्वनि पर गई तो वो उसे देखकर बुरी तरह डर गई। मम्मा, ये इतना सारा पानी कहाँ से आया? उसकी बात सुनकर कृति और राशि की नजरें ध्वनि पर गईं। आगे ड्राइवर सीट की बगल में बैठा धीर भी पलटकर ध्वनि को देखता है। उसे देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। दीदी हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, ध्वनि सिर हिलाकर खुद का चेहरा पोंछते हुए कहती है। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा ना, बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, कॉलेज छोड़ दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, लेकिन मेरी आप सुने तब ना। देखिए कितनी तबीयत खराब हो गई है, वो लगभग डांटते हुए बोला। उनकी तबीयत पहले ही खराब है, तुम डांटना बंद करो। राशि हल्की नाराजगी भरे एक्सप्रेशन लिए बोली। कृति ध्वनि की तरफ वाटर बोतल बढ़ाते हुए बोली, लो पानी पी लो और रिलैक्स करो। लगभग 1 घंटे के आसपास उनकी कार वापस मेरा हाउस पहुंची। सभी अंदर आए, जहां आद्या जी और धर्मेंद्र जी पहले से ही उनकी राह तक रहे थे। क्या हुआ तुझे अचानक? आद्या जी परेशान सी ध्वनि को देखते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी थकान है, रेस्ट कर लूंगी तो मिट जाएगी। ध्वनि उन्हें परेशान देखकर बोली। आद्या जी सिर हिलाकर बोलती हैं, ठीक है तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, अभी बस मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं थोड़ी देर बाद खुद नीचे आ जाऊंगी। ठीक है, तू जाकर आराम कर ले। इस तरफ चौहान परिवार इन सबसे अनजान अपना ट्रिप पूरी तरह से एंजॉय करते हुए वापस लौट आए। उन्होंने डिनर बाहर ही किया था। अमित और आरास हमेशा की तरह ही अपने चेहरे पर सीरियसनेस बरकरार रखते हुए
उनके साथ रहे। इस वक्त सब हॉल में बैठे हुए थे। विवेक अमित और आराज की तरफ देखकर कहता है, यार अब जब तुम लोग आ ही गए हो तो क्यों चेहरा सुजाए घूमते हो? थोड़ा चिल करो, हमारे साथ एंजॉय करो, वरना क्या ही फायदा आने का। केशव जी उसकी बातों का समर्थन करते हुए बोले, ऐसे वक्त बार बार नहीं आते, यूं जाया करने से बेहतर है कुछ अच्छी यादें बना ली जाएं। मैं चाह कर भी हंस नहीं पाता हूँ। वो अपने साथ साथ मेरी हंसी और सारी खुशी भी ले गई। जब तक वो वापस नहीं आती तब तक तो मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर अमित वहां से चला गया। विवेक आराज की तरफ देखते हुए कहता है, तू उसे समझा ना। समझाया उसे जाता है जो ना समझ हो, और वो ना समझ बिल्कुल नहीं है। आराज भी उठकर चला गया। विवेक दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इस तरफ ध्वनि बेड से टिक कर बैठी हुई थी। उसकी बगल में ही कुछ दूरी पर निधि लेटी गहरी नींद में सो रही थी। ध्वनि उसका सिर सहलाते हुए गहरी सोच में गुम थी। निधि को खोने का डर उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। आराज ने भले ही उसे आज ना देखा हो, लेकिन वो यही है। कभी अगर उसने उसे देख लिया तब उसे सब पता करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। निधि की सच्चाई उसके सामने आई, और अगर उसने उसे अपने पास रखना चाहा तो क्या करेगी वो? क्योंकि वो जानती थी कि आरांस ने अगर निधि को अपने पास रखना चाहा तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो उससे नहीं लड़ सकती क्योंकि आरांस की पावर का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन वो निधि को जाने भी तो नहीं दे सकती। निधि के बिना तो वो मर ही जाएगी। नहीं, वो एक माँ है, और माँ कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। उसे लड़ना होगा निधि के लिए। वो उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने देगी। उसने अपने सवालों के जवाब ढूंढे और दृढ़ता से आराज का सामना करने का सोचा। वो निधि के सर को चूमकर उसी की बगल में लेट गई। अपने अंदर कई रात समेटे एक और दिन की शुरुआत हुई। ध्वनि पूरी रात खुद से लड़ती रही, और उसने अंत में यही फैसला लिया कि अब वो डर या छिपकर नहीं रहेगी। हाँ, जितनी देर तक आराज की नजरों से दूर रह सकेगी वो पूरी कोशिश करेगी कि उतनी देर तक वो या कोई और उसकी नजरों में आए। उसने खुद को मजबूत बनाया, क्योंकि अब वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो अब एक माँ थी, दुनिया की सबसे मजबूत औरत। वो आज भी हमेशा की तरह कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आई। नीवी तो सुबह सुबह ही तैयार होकर घर में फुदक रही थी। ध्वनि नीचे आकर एक नज़र पूरे घर पर डालती है। वहां उसे धीर कहीं नहीं दिखा। वो चैन की सांस लेकर मटर छील रही आद्या जी से धीमे लहजे में कहती है, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, धीर को आप संभाल लेना। आद्या जी एक नज़र सोफे पर डालती हैं। नीवी वहां से गायब थी। ये देखकर वो ध्वनि को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। वहीं ध्वनि उन्हें इतनी आसानी से मानता देखकर चौंक गई। आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? कल उसकी तबीयत खराब थी। ध्वनि को लगा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मानेंगी, लेकिन अब मान गई थी तो वो अनजाने में कंधे उचकाकर इधर उधर देखते हुए तेज कदमों से गेट की तरफ चली गई। रुकिए, एक आवाज ने उसके कदम रोक लिए। वो अपनी आंखें मीच ठिठक कर खड़ी हो गई। आद्या जी मुस्कुरा उठी। वो तो जानती ही थी कि ऐसा होने वाला है। यही कारण तो था उनकी दरिया दिली का। ध्वनि जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए पलटी। उसकी नज़र सीढ़ियों के ऊपर उसे ही नाराजगी से घूरते धीर पर पड़ी। अपनी आंखों में शरारती चमक लिए नीवी उसी की गोद में विराजमान थी, जिसे देखकर ध्वनि सब समझ गई। वो अपनी छोटी आंखों से नीवी को घूरती है। धीर अब तक नीवी को लेकर नीचे आ चुका था। वो उसे गोद से उतारते हुए प्यार से कहता है, तुम जाकर नाश्ता कर लो। नीवी अच्छी मासूम बच्ची की तरह सिर हिलाकर तुरंत किचन के बाहर खड़ी राशि को देखते हुए शरारती मुस्कुराहट लिए बोलती है, मामी नाश्ता। राशि उसकी मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाते हुए धीमे लहजे में कहती है, शैतान, बहुत मजा आता है मम्मी को परेशान करने में। मैं तो बस मामा का काम कर रही थी, वो पप्पी फेस बनाकर बोली। हाय उसकी मासूमियत। राशि सिर हिलाकर उसे चेयर पर बैठाते हुए कटे फ्रूट्स और दूध का गिलास उसके आगे रखती है, जिसे देखकर वापस से नीबी का मुंह बन गया। राशि उसका बना हुआ मुंह देखकर कहती है, अभी जल्दी से खत्म कर दो, वरना तुम्हारी सामत आनी तो पक्की है। नीबी ने अभी अभी जो कांड किया था, जाहिर सी बात थी कि अगर वो वापस नखरे करती तो ध्वनि के प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा पाता। इसलिए मुंह बनाते हुए वो अपना नाश्ता करने लगी। इस तरफ धीर ध्वनि को देखते हुए सख्त लहजे में कहता है, कहाँ जा रही थी आप? कॉलेज। ध्वनि छोटे बच्चे की तरह सिर झुकाकर खड़ी थी। क्यों? धीर आंखें तरेड़ते हुए पूछता है। मैं तो रोज जाती हूँ, आज भी जा रही थी। ध्वनि पूरी कोशिश करती है निधि की तरह मासूम बनने की।
कल आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। आज आप आराम करने की जगह कॉलेज क्यों जा रही हैं? मैंने कल आराम किया ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अगर आपको जॉब करनी है तो करिए, लेकिन सबसे पहले एक हफ्ते की लीव लीजिए। आप पूरे हफ्ते अपनी सेहत पर ध्यान देंगी, फिर दूसरे हफ्ते से ज्वाइन कर सकती हैं। धीर ने सख्ती से कहा। ध्वनि मुंह बनाते हुए कहती है, तू भूल गया, छोटा है तू मुझसे। सही बात में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पापा, आप समझाइए इन्हें। धीर अभी अभी टहल कर आए धर्मेंद्र जी को देखते हुए बोला। धर्मेंद्र जी भी धीर की बात का समर्थन करते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहते हैं, धीर ठीक कह रहा है। आप अभी कुछ दिन घर पर रहकर आराम कीजिए। लेकिन मैं घर पर बोर हो जाती हूँ। ध्वनि होपलेस होकर सिर हिलाते हुए बोली। उसकी बात भी एकदम सही थी। घर में ज्यादा कुछ काम भी नहीं था, और जो थोड़ा बहुत था उसे भी राशि और आद्या जी मिलकर कर लेते थे। अगर ऐसी बात है तो यहीं आसपास में घूम आना, आद्या जी उसे सजेस्ट करते हुए बोली। हालांकि बाहर घूमने के पक्ष में धीर नहीं था। उसे आराम का डर था, लेकिन वो किसी को उस डर की वजह से कैद नहीं करना चाहता था। ध्वनि को आखिरकार उन सबके आगे हार मानना ही पड़ा। उन सब ने जैसे आज तय ही किया था कि उसे कॉलेज नहीं ही जाने देना है। ओके, नहीं जा रही मैं, चलिए अब नाश्ता कर लीजिए। राशि फैसला लेने के बाद बोली। निधि अपना नाश्ता खत्म कर चुकी थी। कुछ देर बाद धीर अपने ऑफिस निकल गया। राशि उसके साथ ही पार्लर के लिए निकल गई। वो उसे ड्रॉप करते हुए ही जाया करता था। निधि हॉल में टीवी देख रही थी। जब दरवाजे की घंटी बजी, सब अपने अपने कमरे में थे, इसलिए दरवाजा बंद था। आवाज सुनकर ध्वनि ऊपर से नीचे आई। आद्या जी भी दरवाजा खोलने के लिए बाहर आई, लेकिन तब तक ध्वनि दरवाजा खोल चुकी थी। दरवाजे पर जैनी को देखकर निधि खुश हो गई। वो अपनी माँ के साथ आई थी। अरे, आज आप घर पर ही हैं? जैनी की माँ ध्वनि को देखते हुए पूछती है। ध्वनि, हाँ, अंदर आइए ना। फिर तो और भी अच्छा हुआ। वो मैं मॉल जा रही थी, कुछ सामान लेना था, तो सोचा निधि घर पर ही होगी, उसे और आंटी जी को भी लेते चलूं। अब आप हैं ही तो आप ही चलिए। जैनी की माँ उन तीनों को देखते हुए बोली। ध्वनि का भी बाहर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन निधि की चमचमाती आंखों को देखकर उसे कल के लिए थोड़ा बुरा लगा। आखिर कल उसकी वजह से निधि स्केटिंग भी नहीं कर पाई थी। यही सोचकर वो सिर हिलाकर आद्या जी से कहती है, माँ, आप भी चलिए ना। आद्या जी मना करते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम लोग जाओ। मैं मॉल मॉल घूम कर क्या करूँगी। ठीक है, घर का कुछ सामान है, मैं राशि को कहती हूँ, तुझे मैसेज कर देगी। अब मॉल जा ही रही है तो लेकर आना। ध्वनि जैनी और उसकी माँ को देखकर कहती है, आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। निधि, चलो जल्दी। कुछ देर बाद वो लोग मॉल के लिए निकल गए। इस वक्त आज चौहान परिवार सुबह से कई टूरिस्ट प्लेस घूम चुका था। अमित और आरास भी पूरा टाइम उनके साथ ही थे। हालांकि आरास आना नहीं चाहता था, वो वही रूम में रुककर अपना काम खत्म करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसका दिल नहीं किया काम करने का, इसलिए वो उनके साथ आ गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।